तो चलिए आइए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लोकसभा। लोकसभा के अंतर्गत एक बार फिर से आप लोगों को बता देते हैं, लोकसभा अनुच्छेद 81 के अंतर्गत शुरू होती है। अर्थात अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन किया गया है। इसका विभिन्न नाम है, लोकप्रिय सदन, निम्न सदन, जनता का सदन, अस्थायी सदन, हाउस ऑफ कॉमन्स, बहुत सारी चीजें इसके नाम है। क्यों इसका नाम है? क्योंकि ये भंग हो जाती है तो इसलिए अस्थायी। निम्न सदन भी कहा जाता है, लोअर हाउस भी कहा जाता है। जनता का सदन क्योंकि जनता चुनकर अपने सांसदों को आगे भेजती है। बात करें अगर सांसद की, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सदस्यों का निर्वाचन क्या होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है, इसीलिए इसको प्रत्यक्ष सदन भी कहते हैं। लोकसभा के सदस्य पहले कितने थे मेरे दोस्तों? लोकसभा के जो सदस्य पहले थे वो उनकी अधिकतम संख्या 552 थी, लेकिन अब कितने? 550। क्यों सर, ऐसा क्या हो गया? ऐसा ये हो गया कि जो दो आंग्ल भारतीय चुने जाते थे, एंग्लो इंडियन चुने जाते थे पहले, अब उस चीजों को हटा दिया गया। मतलब राष्ट्रपति पहले क्या करते थे ना, दो एंग्लो इंडियंस को, यानी जिनके माता या पिता में से कोई भी एक विदेशी होता है और माता या पिता में से कोई भी एक भारतीय होता है, तो ऐसे उनके जो बच्चे होते थे उनको एंग्लो इंडियन कहते थे। भारत के लोकसभा में दो लोगों को वैसा निर्वाचित किया जाता था, लेकिन अब ये चीजें समाप्त हो चुकी हैं। तो अभी अगर आपसे पूछा जाए पहले कितनी थी? 552 थी, 550 टोटल और दो आंग्ल भारतीय। अच्छा, इन 550 में से भी 530 जो होते थे वो राज्य के होते थे, पूर्ण राज्यों के, और 20 होते थे यूटी से, यानी यूटी मतलब यूनियन टेरिटरीज से। परंतु अब आइए अभी पढ़ते हैं, वर्तमान में पढ़ते हैं। तो वर्तमान में जो लोकसभा है उसमें अधिकतम कितने? 550। पहले कितने थे? 550 प्लस 2। अभी वर्तमान में कितने? ये देखिए, वर्तमान वाला खेल पूरा व्हाइट वाला इधर से, ठीक है, ये सब पूरा वर्तमान में। तो 550 है, 530 पूर्ण राज्य से, 20 है यूटी यानी यूनियन टेरिटरी, जिसको आप लोग केंद्र शासित प्रदेश कहते हो। उसके पश्चात एक और बात, लोकसभा का चुनाव वर्तमान में कितने सीटों पर होता है? देखो, सीट तो अधिकतम 550 है, लेकिन होता कितने पे चुनाव है? 7 सीट अभी भी खाली रहती है। अर्थात ये यूटी में 20 है ना, यूटी में 13 ही सीट अभी उस पर चुना गया है। तो ध्यान रखोगे, वर्तमान में लोकसभा का चुनाव जो होता है वो कुल 543 सीटों पर होता है, जिसमें से 530 सीट होते हैं राज्यों के, पूर्ण राज्यों के, और केवल 13 सीट होते हैं यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरीज के। क्या ये बात समझ में सबको आई? तो एक बार जल्दी से कमेंट करो। क्या इतना बात आप सब लोग को समझ में आया? तो जल्दी से एक बार कमेंट करना। आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न आएगा कि भैया अर्हताएं क्या होती हैं, योग्यताएं क्या होती हैं, है ना, क्वालिटीज क्या है? इफ यू वांट टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा में क्या आपकी क्वालिटीज होंगी? तो बच्चा, लोकसभा का सदस्य बनने हेतु कुछ कुछ योग्यताएं हैं। तो आइए देखते हैं योग्यता या अर्हताएं। पहला है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, ही और शी व्हाटएवर। 25 वर्ष या उससे ज्यादा उसकी उम्र होनी चाहिए, है ना। वो कितने साल से ऊपर होना चाहिए? 25 साल से ज्यादा उसका उम्र होना चाहिए। वेरी गुड। पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। जाहिर सी बात है भाई, असंतुलित अगर दिमाग से रहेगा तो दिक्कत होगा। और दिवालिया का अर्थ है कि पूरे तरीके से पैसों से खाली और उसके ऊपर कर्ज होना। तो कोई व्यक्ति, दिवालिया का अर्थ क्या होता है बच्चा? अक्सर लोग बोल देते लेकिन बताते नहीं क्या होता दिवालिया। देखो, इंसॉल्वेंसी कहते हैं इनको। ऐसे लोग जिनके ऊपर बहुत कर्जा है या इनका पूरा पैसा समाप्त हो चुका है, तो ऐसे लोगों को इस पद पर नहीं लग सकते, नहीं तो ये लोग इस पद का क्या करेंगे? फायदा उठाएंगे। समझ रहे बात को आप लोग? तो पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, और किसी भी अन्य लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, अर्थात किसी अन्य नौकरी इत्यादि में नहीं होना चाहिए। ये हो गया उसका क्या, आपको होगी योग्यताएं। अब आगे बढ़ते हैं। सांसद बनने हेतु जिसे ज्यादा प्रतिशत वोट मिले। अब यहां पर एक बात लिखी हुई है, आप कहोगे सर ये लिख के आप पढ़ा रहे हो क्या? बच्चा, ये क्लास हम ले चुके हैं, ये क्लास हम पिछले मैराथन में ले चुके हैं, ठीक है। जो बच्चे पहली बार आ रहे हैं वो लोग ध्यान दिए, क्लास हम ले चुके हैं, परंतु ये आप लोग के लिए सेपरेट अलग से ले रहे हैं ताकि आप लोग बेहतर तरीके से चीजों को याद रख पाए। शॉर्ट वीडियो में आप लोग को मजा आ जाए, ठीक है, पढ़ के। अच्छा, अगर आपको सांसद बनना है तो आप सांसदी के लिए उतरे। अब आपके एरिया में जितना भी वोट है उसमें से जिसको ज्यादा वोट मिला वही जीत जाता है। जैसे आपके एरिया में 10 लाख लोग हैं, अब 10 लाख में से 5 लाख ने वोट ही नहीं दिया, लेकिन 5 लाख लोगों ने वोट दिया, जिसमें से 2 लाख आपको मिला, और जो 3 लाख था वो अन्य पार्टियों को मिला। किसी को 1 लाख, किसी को 50,000, किसी को 20,000, किसी को 10,000, किसी को 5,000, ऐसे बढ़ गया। तो आपको सबसे ज्यादा 2 लाख मिल गया, आप जीत गए। ये लिखा है, सांसद बनने हेतु जितना प्रतिशत वोट ज्यादा मिले वह विजयी माना जाता है, लेकिन अगर सरकार बनानी है तो कम से कम उतने सीटों का 50% आपको चाहिए। अब आप कहोगे सर ये क्या फालतू बात हो गई? कोई फालतू बात नहीं है। जैसे तुम अपने एरिया में चुनाव के लिए उतरे, 10 लाख लोगों की सीट है, अब तुमको 10 लाख में से 8 लाख लोग नहीं गए वोट देने के लिए, 2 लाख लोग गए, उसमें से आपको मिल गया 60,000 वोट, 1,40,000 वोट सर बट गया, किसी को 10, किसी को 20, तमाम पार्टियां उतरती हैं, लेकिन आपको केवल 60,000, 10 लाख लोगों में से आपको केवल 60,000 वोट मिला, लेकिन फिर भी आप जीत गए। सोचो, अब 10 लाख का 60,000 बताओ कितना परसेंट होता है? 10 लाख का 60,000 कितना परसेंट होता है? अभी आप लोग ने मैथ का क्लास खत्म किया,
10 लाख का बच्चा 60% कितना होता है, जल्दी से बताओ। 10 लाख का 10% कितना होता है? हाँ, 10 लाख का 10% कितना होता है? तो मैंने बोला जब भी आपको 10% जानना हो, पीछे से एक जीरो हटा दिया करो। जब भी आपको 10% किसी चीज का जानना हो, पीछे से एक जीरो हटा दिया करो। अब गिनो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख होता है। हमने क्या बोला? हमने क्या बोला बताओ जल्दी से? हमने क्या बोला? आपको केवल 60,000 सीटें मिली। 60,000 मतलब आपको 1 लाख भी 10% भी वोट नहीं मिला। समझ रहे हो बात को आप लोग, है ना? गुड मॉर्निंग बच्चा, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। ठीक है, गुड मॉर्निंग है, गुड इवनिंग है, गुड नाइट है, जो बोलना है बोलो बच्चा। ठीक है, सब लोग एकदम मस्त रहो, बढ़िया से पढ़ो, बस ध्यान रखो सब लोग अपना। ठीक है, चलो। तो बच्चा सब लोग बात को ध्यान रखेंगे, अगर आप सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं तो वोट परसेंट मैटर करता है। वोट कि आपको वोट कितना मिला। 1 लाख में से 60,000 मिल गया, 1 लाख में से 10,000 मिला, लेकिन बाकी लोग को 10 भी नहीं मिला, तो जो ज्यादा पाया वो जीत गया। प्लस लेकिन अगर 543 सीट है, यह देखो, अगर 543 सीट है तो उसका 50% आपको आना चाहिए, यानी 200। अगर ओवरऑल सीट्स की बात करें तो 543 का 50% सीट आपका आना चाहिए, तभी सरकार बनेगी, यानी 272 प्लस। उसके बाद हम बोलेंगे वर्तमान में 293 सीट किसके पास है? एनडीए। एनडीए का फुल फॉर्म नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, है ना? नेशनल डेमोक्रेटिक, इसमें भाजपा प्रमुख पार्टी है, बाकी सब जैसे जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, ये नीतीश शाह की पार्टी, एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी, तुम्हारे चिराग पासवान वाले, टीडीपी। टीडीपी का नाम क्या है? टीडीपी 16 सीट लेकर ये वहां की है यार, तेलुगु देशम पार्टी। हाँ देखो, तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश की। वैसे ही हम पार्टी एक है तुम्हारी बिहार की। तो ये सब क्या है? एनडीए के ही सदस्य हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो वर्तमान में एनडीए के पास 293 सीट है, सरकार बनाने के लिए 272 प्लस चाहिए, इसीलिए एनडीए की सरकार है, भाजपा की सरकार है। कोई भी सांसद यदि 60 दिन लगातार संसद की कार्यवाहियों के बिना क्या होगा, सूचना दिए बाहर या गायब हो रहेगा, तो उसकी सदस्यता क्या कर दी जाती है? समाप्त कर दी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी सांसद अगर बिना समय बताए 60 दिन 2 महीना लगातार अगर गायब रहा संसद की कार्यवाहियों से, किसी जगह शामिल नहीं हो रहा, बता भी नहीं रहा क्या कारण है क्या नहीं, बस मौज ले रहा है, विदेशों में घूम रहा है, इधर उधर कर रहा है, या घर में बैठा हुआ है, तो भैया उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आता है लोकसभा में, जिसका नाम है कोरम। कोरम या गणपूर्ति। तो इसका क्या अर्थ है? देखो, लोकसभा का जब मीटिंग बैठेगा, संसद का मीटिंग बैठेगा, तो मिनिमम सदस्य कम से कम होने चाहिए, यानी टोटल जितना भी सीट है 543 या 550 टोटल है ना, अधिकतम तो 550 है, उसके 10% लोग कम से कम आने चाहिए, तब तो जाके मीटिंग होगी, नहीं तो मीटिंग नहीं होगी। लिखा है संसद की बैठक में कुल संख्या का 1/10वां भाग सदस्य का होना जरूरी होता है, इसी को कोरम या गणपूर्ति कहते हैं। 550 का 10% कितना हुआ? कम से कम 55 सदस्य होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर तुमको विपक्ष का नेता बनना है, सर ये क्या होता है बच्चा? 543 सीट में से एनडीए को तो 293 मिल गया, एनडीए की तो बन गई सरकार, लेकिन विपक्ष में कौन बैठेगा? विपक्ष का प्रमुख नेता कौन होगा? ये कैसे डिसाइड हो? तो बच्चा, कोई भी पार्टी अगर इस 550 में से कोई भी पार्टी इस 550 का अगर 10% सीट प्राप्त कर ले रही है, यानी 55 सीट प्राप्त कर ले रही है, तो उसी पार्टी का व्यक्ति विपक्ष का नेता बनता है। उसी पार्टी का व्यक्ति विपक्ष का नेता बनता है। तो देखो, कांग्रेस ने 99 सीट पाया था 2024 के चुनाव में, जो पिछले साल हुआ, उसमें 99 सीट पाया था मेरे बच्चा। कितना सीट मेरे बच्चों? 99 सीट पाया था कांग्रेस, तो अर्थात 55 पाना था, 99 पाई है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? परसेंट नहीं, सॉरी, 99 केवल सीट पाई है, 99 सीट, हम यहाँ परसेंट लिख दिए, सॉरी। तो 55 पाना था, 99 पा गई, अर्थात विपक्ष के नेता कौन बन गए? राहुल गांधी बन गए। बात खत्म हो गया। बात को समझ रहे हैं आप लोग? बात को समझ रहे हैं ना? हर हर महादेव, जय महाकाल। लिखा बच्चा, विपक्ष का नेता बनने हेतु कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग आपका सदस्य होने चाहिए। 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 99 सीट मिली, अतः कांग्रेस के राहुल गांधी वर्तमान में विपक्ष के नेता है। अब आइए बात कर लेते हैं लोकसभा में कौन विपक्ष का है, कौन सत्ता पक्ष का नेता है, प्लस राज्यसभा में भी कौन विपक्ष का है और कौन पक्ष का है। ये पेपर में क्वेश्चन पूछता है करंट अफेयर्स के नाम से। किसके नाम से? करंट अफेयर्स के नाम से। चलिए देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? ओम बिरला जी हैं। सब लोग याद रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? ओम बिरला जी हैं। लोकसभा में अगर पक्ष के नेता की बात की जाए, यानी जिसकी सरकार है, उसके नेता कौन है? तो प्रमुख हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर बात करें लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है, तो विपक्ष में जिसके पास 1/10 सीट आ जाए, तो भैया कांग्रेस के पास आई तो राहुल गांधी जी हो गए विपक्ष के नेता। प्लस अब राज्यसभा में चलते हैं, तो राज्यसभा भी तो वहां पर पक्ष और विपक्ष होगा, तो राज्यसभा में पक्ष का जो नेता उसका नाम है जेपी नड्डा, जगत प्रताप नड्डा। कौन? जेपी नड्डा, जगत प्रताप नड्डा। उसके बाद
राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो कांग्रेस के ही हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे। कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के समय अध्यक्ष भी हैं। तो ये बात आप सब लोग याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने बोला लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो आप लोग याद रखना लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। हालांकि 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको 6 वर्ष करने का काम किया गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे 6 साल का कर दिया गया था इंदिरा गांधी सरकार द्वारा, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको पुनः 5 साल का कर दिया गया जब जनता पार्टी की सरकार आई थी। सब लोग याद रखेंगे। अनुच्छेद 352 आपातकाल बताता है, 356 भी आपातकाल बताता है और 360 भी आपातकाल बताता है। मैंने आपको हजारों बार पढ़ाया है। अनुच्छेद 352 यानी 352, आर्टिकल नंबर 352 ये कहता है कि जब नेशनल इमरजेंसी हो तो वो लगाया जाता है। 356 वाला कहता है कि जब राज्य में इमरजेंसी हो, कोई एक राज्य है वहां सही से शासन नहीं चल रहा, जैसा अभी मणिपुर में हो रहा था, तो वहां पर क्या लग गया? राष्ट्रपति शासन लग गया, मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, तो वो 356 के अंतर्गत। और जब फाइनेंशियल क्राइसिस होता है देश में और तब इमरजेंसी लगती है, तब 360 के अंतर्गत। हमारे देश में कभी 360 के अंतर्गत नहीं लगा है आपातकाल, लेकिन 52 और 56 लगा है। आइए देखते हैं। अनुच्छेद 352 आपातकाल द्वारा 1 साल के लिए लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। अब आपको हाँ चुनाव नहीं होगा सर, प्रधानमंत्री जो रहेंगे वही रहेंगे, हाँ बिल्कुल रहेंगे, ऐसा नियम है। ठीक है, तो अनुच्छेद 352 द्वारा अगर आपातकाल लगा तो इसे 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, पुनः 1 साल बाद फिर 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। मतलब कि एक साल के लिए इसको बढ़ाया भी जा सकता है। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि नहीं देश में हालात सही नहीं है, गृह युद्ध की स्थिति है, तो भैया हो सकता है। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी जी द्वारा आपातकाल लागू किया गया था। सब लोग याद रखेंगे। आइए आगे देखते हैं। कोई भी बिल धन विधेयक है कि नहीं, कोई भी बिल धन विधेयक है कि नहीं, इसका चर्चा भी लोकसभा ही करता है। मतलब बताता कौन है? लोकसभा बताता है, यह लोकसभा ही बताएगा। और धन विधेयक किस अनुच्छेद के अंतर्गत? हम लोग कहेंगे अनुच्छेद 110 के अंतर्गत आता है। कौन सा? धन विधेयक अनुच्छेद 110 के अंतर्गत। लोकसभा से राज्यसभा में धन विधेयक पारित होता है। देखो अगर कोई धन विधेयक है तो लोकसभा से वो राज्यसभा में जाएगा, लेकिन राज्यसभा अगर 14 दिन के अंदर उसके ऊपर उसको पास नहीं की तो उसको ऐसे ही पास मान लिया जाएगा। ये लोकसभा की शक्ति है। अभी हम लोग आज राज्यसभा पढ़ेंगे, उसकी भी शक्ति जानेंगे, परंतु लोकसभा की शक्ति ये है कि अगर कोई धन विधेयक है ना, अगर कोई मनी एक्ट है तो उस मनी एक्ट में जो धन विधेयक होगा वो पारित तो हो जाएगा लोकसभा में, और लोकसभा से कहां जाएगा? राज्यसभा के पास। लेकिन राज्यसभा अगर पारित उसको नहीं करता है 14 दिन तक, तो उसे स्वतः पारित मान लिया जाता है, यानी मान लिया जाता है कि ये पहले से ही पारित हो गया। लोकसभा के चुनाव में जमानत बचाने के लिए कम से कम कुल वोट का 1/6% भाग प्राप्त होना चाहिए। खैर इसको भी याद रख लीजिएगा। अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो अगर उसके एरिया में जितना भी वोट है उसका 1/6वां भाग, कम से कम 6% उसको वोट मिलना चाहिए। अगर 6% वोट नहीं मिल रहा है, 1/6 भाग नहीं मिल रहा, तो उसका जमानत जो पैसा वो रखेगा वो जब्त कर दिया जाएगा। खैर इसको बताए हुए हैं अच्छे तरीके से। लोकसभा और राज्यसभा का कभी कभी संयुक्त अधिवेशन बुलाना पड़ता है। सर संयुक्त अधिवेशन क्या होता है? बच्चा संयुक्त अधिवेशन का अर्थ होता है कि दोनों, मान लो कोई नेशनल इमरजेंसी आ गई, मान लो कोई ऐसा नियम आ गया जिसपे लोकसभा राज्यसभा एकमत नहीं हो रहा है, ठीक, तो दोनों सदनों को एक साथ बुलाने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ध्यान रखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के अंतर्गत बुलाते हैं, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? अनुच्छेद 118 के अंतर्गत लोकसभा का स्पीकर करता है। कौन करता है? जो अभी ओम बिरला जी हैं वो करेंगे। जो लोकसभा का स्पीकर होता है वही अध्यक्षता करता है संयुक्त अधिवेशन की। सर संयुक्त अधिवेशन फिर से बता दीजिए। बच्चा संयुक्त अधिवेशन क्या होता है? मैंने बताया संयुक्त अधिवेशन का अर्थ जब किसी भी बात पर लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद की स्थिति है, या देश में नेशनल इमरजेंसी आ गया, देश में कोई संकट आ गया, उन तो दोनों सदस्यों के, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मतों की आवश्यकता होती है। तो भैया संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन उन दोनों सदनों की अध्यक्षता कौन करेगा? कुर्सिया पे ऊपर कौन बैठा रहेगा जो सबको बताएगा भैया रुक जाइए बोलिए, ये सब कौन बोलेगा? तो ये सब बच्चा लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा का अध्यक्ष किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 118 के अंतर्गत। इतना बात आप लोग को क्लियर हुआ। संयुक्त अधिवेशन में मत की बराबरी होने पर, अब मान लो संयुक्त अधिवेशन में 500 लोग आए, संयुक्त अधिवेशन में हैं बहुत सारे लोग लेकिन नागा कर दिए, कुछ हो गया, कुछ रीजन दिए थे, 550 इधर, 543 इधर, 243 उधर, थे लगभग 800 लोग, लेकिन आए केवल 500 लोग। अब उस 500 लोगों में से किसी भी बिल पर चर्चा होते होते 250 एक तरफ हो गए और 250 एक तरफ हो गए। अब ये हो गया कि यार मतों की तो बराबरी हो गई, मत दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। अब जब मतों की बराबरी हो गई मेरे बच्चा, तो इस पर निर्णायक भूमिका कौन निभाएगा? ये जो स्पीकर होता है, जो लोकसभा का स्पीकर बना हुआ है ना संयुक्त अधिवेशन में, वही।
संयुक्त अधिवेशन में मत की बराबरी होने पर निर्णायक की भूमिका कौन निभाता है? स्पीकर निभाता है। सब लोग याद रखिएगा। चलो ठीक है बच्चा, ध्यान रखेंगे। हाँ, मेरे मुंह से अधिवेशन निकल गया, संयुक्त बैठक बोलना चाहिए ना। चलो संयुक्त बैठक बोलो। अधिवेशन तो कांग्रेस का होता था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अर्थ वही है बैठक का ही। और बैठक का अर्थ क्या होता है? मीटिंग। अधिवेशन का अर्थ भी मीटिंग होता है, ठीक है। अधिवेशन और बैठक दोनों का अर्थ मीटिंग होता है। मंत्री परिषद भी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अच्छा, एक और बात नहीं बताया यहाँ पे। हाँ, लोकसभा में अनुसूचित जातियों यानी शेड्यूल्ड कास्ट 84 सीटें उनके लिए आरक्षित है, रिजर्व है। एंड अनुसूचित जनजातियों यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इनके लिए 47 सीटें क्या है? आरक्षित की गई हैं। सब लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए चलिए, अधिवेशन का अर्थ मीटिंग होता है बच्चा, कुछ भी हो सकता है, आप घबराइए मत। संयुक्त अधिवेशन भी बोलते हैं, संयुक्त बैठक भी बोलते हैं। मंत्री परिषद भी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कैबिनेट जो होता है उनकी संख्या, अब बताइए, मान लीजिए मोदी जी की सरकार बनी, 293 सीट ये लोग पा गए, 293 टोटल एनडीए पा गई, तो कहा यह जाएगा, नियम ये है कि केंद्रीय कैबिनेट कितने बनेंगे, यानी केंद्रीय मिनिस्टर कितने, सेंट्रल मिनिस्टर कितने होंगे, जितना तुम सीट पाए हो उसका 15%, जितना भी तुम सीट पाए हो उसका कितना परसेंट, उसका 15% अगर आपके मंत्री बनेंगे। नहीं सब छछा के मंत्री बन जाएंगे, होता है ऐसा, कुछ लोग होते हैं छछाए रहते हैं, कुछ लोग क्या केंद्रीय मंत्री बनने के लिए सब छछाया रहता है। भैया इतना पैसा तुमको मिलेगा, छछाओगे नहीं? 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 50,000 करोड़, तो अब पता चला कृषि मंत्री बन गए, अब हर साल तुम्हारा बजट आ रहा है 2 लाख करोड़ का। अरे 2 लाख करोड़ का 0.20% भी भिड़ा दिए, कौन किसको पता चल रहा है, लेकिन तुम्हारी पूछते बैठ के फिर खाएंगी। हर साल आ रहा है, हर साल 0.5%, 0.10%, 0.25%, इतना भिड़ाते जा रहे हो, ना किसी को पता चलेगा, और इधर तुम्हारा खजाना बढ़ता जा रहा है। तो क्यों नहीं अब आदमी कैबिनेट मंत्री बनने के लिए परेशान होगा। परंतु फिर हमारे संसद ने कहा कि नहीं भैया, सब ऐसे मिनिस्टर बनने लगेंगे तो 100 150 मिनिस्टर हो जाएंगे कैबिनेट मिनिस्ट्री में। और समस्या ये है कि पार्टी बनाती है क्योंकि उन लोगों का, वो लोग वोट लेकर आते हैं, वो लोग, उन लोगों के पास जनता है, ऐसे लोगों के पास। तो भैया नियम निकाला गया कि जितना सीट आपको प्राप्त होगा उसका केवल 15% लोग ही क्या बनेंगे, मिनिस्टर बनेंगे, सेंट्रल मिनिस्टर। कितने परसेंट लोग? हाँ, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? देखो, वेरी गुड सरी शर्मा जी, वेरी गुड बच्चा। 51वां, क्या बोलते हैं, 91वां, हिंदी में बोल ही नहीं सकते इसको हम लोग, 91st बोल दो। किस संविधान संशोधन के तहत? 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का अर्थ क्या होता है, आप लोग याद रखिएगा, संवैधानिक संशोधन। चलिए, तो जो भी बहुमत दल प्राप्त किया उसका कितना परसेंट? 15% आपका क्या बन गया? बन गया आपके मिनिस्टर। तो ये थे हम लोगों का लोकसभा। आज से हम लोग क्या शुरू करने वाले मेरे दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे राज्यसभा। तो चलिए सब लोग हेडिंग डाल लेंगे, सब लोग हेडिंग डाल लेंगे राज्यसभा के बारे में, सब लोग हेडिंग डालेंगे राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा हो गया, अब आज हम लोग हेडिंग डालेंगे राज्यसभा। तो सबसे पहले सब लोग ध्यान रखिए, राज्यसभा जो अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आता है। राज्यसभा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो हम लोग कहेंगे इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अंतर्गत है, 80 के अंदर। अच्छा, क्या सबको लोकसभा समझ में आया? एक बार सब लोग जरूर कमेंट कर देना, चाहे इस वीडियो को बाद में आप देखो, चाहे इस वीडियो को रिकॉर्डेड वीडियो देखो, जब भी देखना आप सब लोग क्या करना, प्लीज एक बार कमेंट करना कि मजा आया क्या लोकसभा पढ़ के, चीजें समझ में आई क्या। बहुत नॉर्मल तरीके से अभी मैंने बताया है, ध्यान रखिएगा। राज्यसभा अनुच्छेद क्या? 80। चलिए आइए सब लोग एक बार जल्दी से कमेंट कीजिए। हाँ, अब इसका नाम क्या है? इसके अलग अलग नाम है मेरे दोस्तों। इसका नाम है उच्च सदन, यानी कि हम लोग इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं बताइए? लोअर हाउस, तो इसको क्या बोलेंगे? अपर हाउस। इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? अपर हाउस, अपर हाउस। पहले तो ये याद रखिए, ठीक है, अपर हाउस पहले तो याद रखिए। फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? राज्यसभा भंग नहीं किया जा सकता, तो ये क्या है? ये स्थायी सदन है। ये क्या है मेरे दोस्तों? ये स्थायी सदन है। क्या है फ्रेंड्स? ये स्थायी सदन है। दूसरा बात याद रखिए, पहला उच्च सदन सब लोग याद रखेगा, और दूसरा याद रखेगा स्थायी सदन। चलिए, आर्टिकल 80, बहुत अच्छे दोस्तों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब इसका और नाम क्या है बताइए? हाउस ऑफ लॉर्ड्स भी इसको कहा जाता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स भी इसको कहा जाता है, ठीक है। अंग्रेजों से हम लोगों ने लिया है ना, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? हाउस ऑफ
लॉर्ड्स भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, अमीरों का सदन बोल सकते हैं। ठीक है, पहले ऐसा होता था अंग्रेजों के समय में या फिर फ्रांस की क्रांति के समय जब ऐसा हुआ था, तो हम लोग याद रखेंगे। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स भी इसको कह देते हैं या कहा जाता है। आप लोग नोट जरूर करते रहिएगा बच्चा, प्लीज इसको नोट जरूर करते रहिएगा। ठीक है, अच्छा, इसको विशेषज्ञों का सदन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? विशेषज्ञों का सदन भी कहते हैं, विशेषज्ञों का सदन भी कहते हैं, क्योंकि हर राज्य से प्रमुख प्रमुख विशेषज्ञ इसमें रहते हैं, प्लस 12 ऐसे सदस्य भी होते हैं जो हमारी राष्ट्रपति महोदया बनाती हैं, जो चुनती हैं अलग अलग क्षेत्र से। खेल हो गया, मनोरंजन हो गया, है ना, कला हो गया, साहित्य हो गया, लिटरेचर, जिसको तो विशेषज्ञों का सदन भी कहा जाता है। इसको विशेषज्ञों का सदन भी कहा जाता है। सब लोग इतना बात याद रखेंगे, जल्दी से इस चीज को नोट करिए। इनके 4 नाम 5 नाम जो भी आपको दिखे, उच्च सदन, अपर हाउस, स्थायी सदन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, विशेषज्ञों का सदन, इतनी बातों को इनके नोट कीजिए जल्दी से। अब राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? आइए इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? चलिए, राज्यसभा का पदेन सभापति, राज्यसभा का पदेन सभापति, पदेन सभापति यानी कि जो कि अध्यक्षता करता है राज्यसभा का, आप लोग कहोगे कौन? वो उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति वो कौन होता है मेरे दोस्तों? उपराष्ट्रपति होते हैं, क्या होता है। ठीक, सब लोग ध्यान रखिएगा। तो भैया वर्तमान में कौन है? वर्तमान में वह सीपी राधाकृष्णन। कौन है मेरे बच्चों? सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन जी हमारे क्या उपराष्ट्रपति हैं, तो वो क्या रहेंगे? वो राज्यसभा के सभापति भी रहेंगे, वो राज्यसभा के सभापति भी रहेंगे। चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। राज्य का परिषद इसका नाम था, वेरी गुड, बिल्कुल सही। सरीश शर्मा जी बहुत बढ़िया, आपने ये उत्तर दिया, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे बच्चा। अच्छा, नहीं फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है? चंद्रपुरम पोन्ना स्वामी, लेकिन लोग भूल जाते हैं ना, थोड़ा सा हार्ड होता है इसलिए। चन्नपुरम, चन्नपुरम पोन्ना स्वामी, पोन्ना स्वामी, चन्नपुरम पोन्ना स्वामी, सीपी राधाकृष्णन, चन्नपुरम पोन्ना स्वामी राधाकृष्णन इनका नाम है, सब लोग याद रखेंगे। ठीक है, सीपी राधाकृष्णन जी। चलिए, अब जो राष्ट्रपति होता है वो इसका क्या रहेगा? पदेन उपसभापति, पदेन सभापति रहेगा। ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो हम लोग कहेंगे अनुच्छेद नंबर 64, आर्टिकल नंबर 64। आर्टिकल नंबर 64 संविधान में यह बताता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा? उपराष्ट्रपति होता है। वर्तमान में वह कौन है? सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन जी का फुल नाम क्या है? चन्नपुरम पोन्ना स्वामी राधाकृष्णन। क्या नाम है मेरे बच्चा? चन्नपुरम, याद रखिएगा, सब लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, उपराष्ट्रपति का वर्णन भी याद रख सकते हैं आप लोग, इस अनुच्छेद 63 में इसी के आसपास है, तो आप लोग कह सकते हो उपराष्ट्रपति का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 63 में है ना। एक छोटा सा यहाँ पर लगा के मैंने बता दिया, आप लोग इसको नोट भी कर सकते हो। ठीक है बच्चा, चलिए। अब एक बात प्रश्न ये भी आया कि क्या राज्यसभा का पदेन सभापति इसका सदस्य होता है? हम कहेंगे नहीं नहीं, कदापि नहीं होता है। ठीक है, कदापि नहीं होता है, सब लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, आगे थोड़ा सा लिख लेते हैं, पॉइंट्स बनाकर लिखते हैं। ठीक है, थोड़ा एक आध पॉइंट बनाकर लिखते हैं। राज्यसभा के सभापति अर्थात हमारे जो राष्ट्रपति हैं, अरे सॉरी उपराष्ट्रपति, यहाँ लिख देते हैं उपराष्ट्रपति हैं, वह इसके सदस्य नहीं होते। वह इसके सदस्य यानी वह राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, परंतु मत की बराबरी होने पर, सेम टू सेम, मत की बराबरी होने पर वह निर्णायक की भूमिका निभा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वह निर्णायक की भूमिका निभा सकते हैं,
ठीक है, अपना मत किसी एक तरफ दे सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कोई बिल है, फिर से वही 100, मान लो 100 लोग हैं सदन में, 50 ने इस पर वोट दिया, 50 ने विपक्ष पर और 50 ने पक्ष पर। उस बिल के 50 ने पक्ष पर और 50 ने विपक्ष पर वोट दिया, तो उसमें निर्णायक की भूमिका कौन निभा सकते हैं? हम लोग कहेंगे जो उपराष्ट्रपति जी हैं या फिर सभापति, उपसभापति जो सभापति जो कहला रहे हैं, किसके? राज्यसभा के जो सभापति कहला रहे हैं, अर्थात उपराष्ट्रपति जी निर्णायक की भूमिका निभा सकते हैं। चलिए एक बार आपको फिर से बता देते हैं, सभी बातें याद करने योग्य है। याद रखेंगे हम लोग, राज्यसभा अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आता है। याद रखेंगे इसका नाम उच्च सदन है, अपर हाउस है, स्थायी सदन है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, विशेषज्ञों का सदन है। अच्छा, इसका जो अध्यक्ष होता है या इसका जो सभापति होता है, हालांकि यहाँ अध्यक्ष शब्द नहीं बोलते हैं, यहाँ सभापति बोलते हैं, ये भारत का उपराष्ट्रपति होता है। क्यों? क्योंकि भारत के उपराष्ट्रपति का अन्य कोई कार्य नहीं है। एक कार्य है जब देश में राष्ट्रपति नहीं है तो उनकी जगह संभालने का, परंतु ऐसा जल्दी होता ही नहीं कि देश में राष्ट्रपति ना हो या उनका पद खाली हो, तो भैया उपराष्ट्रपति क्या करेगा? फ्री का पैसा लेगा? तब भारत में कहा गया नहीं, वो क्या करेगा, वो जो राज्यसभा है उसका अध्यक्ष ही संभालेगा या फिर उसका सभापतित्व तो संभालेगा। तो बच्चा हम लोग याद रखेंगे, राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। यह कहां लिखा है? अनुच्छेद 64 में लिखा है। अनुच्छेद 64 में लिखा है कि राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति के बारे में किस अनुच्छेद में? जस्ट उसके पहले, अनुच्छेद 63 में। उपराष्ट्रपति के पहले अनुच्छेद 63 में। कौन है उपराष्ट्रपति सर भारत का? भैया भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वर्तमान में सीपी राधाकृष्णन जी, चन्नपुरम पूर्णास्वामी राधाकृष्णन, चन्नपुरम पूर्णास्वामी राधाकृष्णन। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। अभी योग्यताएं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा, आप लोग यहाँ कमेंट कर रहे हो तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, हम लगातार आपको चीजें पूरी प्रोवाइड कराएंगे, आप लोग घबराइए मत। ठीक है, चलिए बस इतना चीजें याद रखिए कि हाँ सर ये पॉइंट हमें याद हो गया, कि हाँ सर ये पॉइंट हमें याद हो गया। अगला पॉइंट पढ़ाए थे कि राज्यसभा के सभापति जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो इस सदन के सदस्य नहीं माने जाते, सदस्य नहीं माने जाते, परंतु मत की बराबरी होने पर वो निर्णायक की भूमिका निभा सकते हैं, वो निर्णायक की भूमिका निभा सकते हैं, वो निर्णायक की भूमिका निभा सकते हैं, वो निर्णायक की भूमिका निभा सकते हैं। अब हम लोग क्या कहेंगे? अब हम लोग याद रखेंगे इसके सदस्य की, बोल सकते हैं एक प्रकार से, क्या बोल सकते हैं? हम लोग कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं बच्चा, ये फिर ये, हाँ हम लोग कह सकते हैं बच्चा कि इसकी अहर्ताएं या योग्यताएं। चलिए हैंड डालेंगे सब बच्चे। राज्यसभा के सदस्य हेतु अहर्ताएं या फिर योग्यताएं। तो आइए देखते हैं अहर्ताएं या योग्यता क्या है। सबसे पहला योग्यता तो सबको पता होना चाहिए, भारत का नागरिक। वह व्यक्ति क्या हो? भारत का नागरिक हो, पहली बात। दूसरी बात क्या है मेरे दोस्तों? दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ध्यान रखना, तीसरी बात ध्यान रखना, चौथी बात ध्यान रखना। दूसरी बात यह है, पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए? आयु कम से कम, आयु कम से कम कितना होना चाहिए? 30 वर्ष, कम से कम 30 वर्ष, कम से कम 30 वर्ष। सब लोग इतना बात का याद रखिएगा। भाई लोकसभा में कितने थे? लोकसभा में 25 थे, यहां कितने हैं? यहां 30 हैं। ठीक है, चलो चलो आगे देखते हैं। पहली बात तो ये याद रखेंगे, भारत का नागरिक हो, आयु कम से कम उसकी 30 वर्ष हो, पागल या दिवालिया ना हो, पागल या दिवालिया ना हो, पागल व दिवालिया ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर न हो। अब आप लोग हमेशा याद रखिए, हमेशा हम बताते हैं लाभ के पद का अर्थ अन्य किसी नौकरी में, अन्य कोई सैलरी न उठा रहा हो। पागल दिवालिया का अर्थ है कि पागल ना हो, दिमाग से विकृत ना हो, प्लस दिवालिया अर्थात उसके ऊपर कोई कर्ज ना हो या फिर वो पूरे तरीके से पैसे से खाली ना हो गया हो। आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, भारत का वो नागरिक होना चाहिए। ये सब कुछ योग्यताएं हैं क्या बनने के लिए? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। अब आपको अगर सर वैसे भी तो कुछ लोग चले जाते हैं, उनके पास ये देखो उनके पास ये सब चीजें होती हैं। हाँ, लाभ के पद वाला सिस्टम जो है उसमें जब मनोनीत किया जाता है 12 लोगों को, तो उसके बारे में आप लोग चर्चा करेंगे, उसके बारे में आप लोग याद रखेंगे। तो आइए देखते हैं, कुल सदस्यों की बात कर लेते हैं कि कुल सदस्य कितने होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। अधिकतम इसमें भी कितने हो सकते हैं? ठीक है, कुल अधिकतम कितने हो सकते हैं? कुल अधिकतम 250,
कुल अधिकतम इसके सदस्य कितने हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं मेरा बच्चा? 250 हो सकते हैं। 250 सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। 250 हो सकती है। 250 हो सकती है। 250 हो सकती है। अच्छा, इसके सदस्य कहां से चुने जाते हैं? हाँ, अभी बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन टॉपिक पढ़ा लेना दो, फिर उसके बाद बात करेंगे मेरे बच्चा, फिर उसके बाद बात करेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद बात करेंगे। चलिए, तो आप कहोगे कि सर कुल अधिकतम सदस्यों की संख्या 250, इनको चुना कहां से जाता है? राज्य की विधानसभाओं के द्वारा। इनको किसके द्वारा चुना जाता है? चुना किसे जाता है? राज्य की विधानसभाओं के द्वारा। राज्य की विधानसभाओं के द्वारा इनको चुना जाता है। विधान सभा के सभाओं के द्वारा इनको चुना जाता है। द्वारा ये चुने जाते हैं। ये चुने जाते हैं। अब हमने आपको बोल दिया कि बच्चा अधिकतम संख्या 250 है, लेकिन अभी चुनाव कितने पे हो रहा है भारत में? तो उसमें 543 पे हो रहा है। यहां पर देखो 245, जिसमें से 245 33, हाँ 233 जो है वो राज्य की विधानसभाओं से, और आपके जो 33 10 43 2 45 यानी 12 सदस्यों को मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। सब लोग ध्यान से मेरे बात को सुनेगा। अधिकतम संख्या राज्यसभा की 250, जो कि कहां से चुनकर आते हैं? राज्य की विधानसभाओं से चुनकर आते हैं। राज्य की विधानसभाओं से चुनकर आते हैं। लेकिन वर्तमान में 245 सदस्य संख्या है, जिसमें से 233 राज्य की विधानसभाओं से चुनकर आते हैं, और 12 मनोनीत किए जाते हैं। 12 मनोनीत किए जाते हैं किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। 12 मनोनीत किए जाते हैं, 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। अब ये कौन से 12 होते हैं? तो ये लोग अलग अलग क्षेत्र से होते हैं। ये खेल से हो सकते हैं, ये विज्ञान से हो सकते हैं यानी वैज्ञानिक हो सकते हैं, ये मनोरंजन यानी अभिनेता इत्यादि हो सकते हैं। आप लोग ज्यादातर तो मनोरंजन और खेल के ही लोग देखोगे। जैसे सचिन तेंदुलकर जी को मिला था, हरभजन सिंह जी को मिला है। तो खेल हो गया, विज्ञान हो गया, मनोरंजन हो गया, चिकित्सा हो गया, समाज सेवा हो गया, ठीक है, समाज सेवा, इन सभी क्षेत्रों से 12 लोगों को राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में एज अ सदस्य मनोनीत किया जाता है। 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है एज अ सदस्य, एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। किसमें? राज्यसभा में। याद रखिएगा, अपर हाउस में 233 इस समय विधानसभाओं के द्वारा, राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा, राज्यों की विधान सभाओं के द्वारा या विधान सभा के द्वारा, अब 12 राष्ट्रपति के द्वारा। 12 किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। 6 वर्षों का होता है। परंतु 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 हर 2 वर्ष पर, परंतु हर 2 वर्ष पर, परंतु हर 2 वर्ष पर, परंतु परंतु प्रत्येक 2 वर्ष पर इसके 1/3 सदस्य, परंतु प्रत्येक 2 वर्षों पर, 2 वर्षों पर इनके 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्यों का चुनाव किया जाता है। मतलब 1/3 सदस्य जाते हैं और 1/3 सदस्य आ जाते हैं। ठीक है, होता है। सब लोग याद रखिएगा, प्रत्येक 2 वर्षों पर 1/3 सदस्य इनके क्या हो जाते हैं? चलिए, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे आप लोग आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया आप लोग आंसर दे रहे हो, वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पेन और कॉपी लेकर बैठेंगे मेरे बच्चा, पेन और कॉपी लेकर बैठेंगे, कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। ठीक है बच्चा, कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। चलो, इतना क्लियर हुआ आप सभी लोगों को? इतना क्लियर हुआ तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 249 के अंतर्गत इसकी कुछ शक्तियां हैं, है ना? इसकी कुछ क्या है मेरा बच्चा? शक्तियां हैं। ठीक है, सब लोग याद रखिएगा, इसकी कुछ क्या है? शक्तियां हैं। रामकृष्ण मिश्रा जी, अभी मैंने आपको बताया सभापति जो होता है वह इसका सदस्य नहीं होता है, वो संसद के सदस्य नहीं होते। जब संसद का सदस्य नहीं है तो फिर कैसे आप बोल सकते हैं परंतु, किंतु क्यों आप ला रहे हैं? बताइए, अभी तो मैंने बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा की शक्तियां, सब लोग हैंड डालिए, राज्यसभा की शक्तियां। चलिए, हाँ बहुत ऊपर हो गया।
हम लोग सीधे यहाँ शक्तियाँ हेडिंग डाल सकते हैं यार, थोड़ा सा नीचे सबको दिखे कम से कम। शक्तियाँ, अब राज्यसभा की क्या शक्तियाँ? सबसे पहली शक्ति अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित। अच्छा नहीं, शक्तियों के आगे लिख देते हैं अनुच्छेद 249, ये भी जरूरी है ना। जो शक्तियों का वर्णन है वह अनुच्छेद 249 के अंतर्गत, 249 के अंतर्गत। ये सब पेपर में आते हैं प्रश्न, इसलिए यहाँ पर लिखवाया जा रहा है, सब लोग याद रखेगा। राज्यसभा की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 249 के अंतर्गत। चलिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आगे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी सेशन खत्म नहीं हुआ है, अभी शक्तियों को पढ़ना जरूरी है, ठीक है। चलिए, हम लोग कहेंगे सबसे पहली शक्ति जो आती है मेरे फ्रेंड्स, जो सबसे पहली शक्ति आती है, जो सबसे पहले शक्ति आती है कि ये लोग राज्यसभा पर, अरे राज्य सूची वाले, जो लोकसभा है, अरे जो राज्यसभा है, वो राज्य सूची के अंतर्गत जो विषय है उस पर भी कानून बना सकती है, अगर कानून 2/3 बहुमत से पास हो रहा है तो, ठीक है। सब लोग याद रखेंगे। चलिए चलिए, सब लोग ध्यान रखिए। सबसे पहला जो इसका शक्ति है मेरा बच्चा, वो क्या है कि राज्य सूची पर भी केंद्र द्वारा कानून बनाया जा सकता है। राज्य सूची पर भी, राज्य, मान लो कोई कानून बनाना है हमको राज्य सूची पर। अब हमने बताया कि भारत का जो बंटवारा किया गया शक्तियों का, वो 3 सूचियों में किया गया। एक है सेंट्रल लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट, एक है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब हमने बोला समवर्ती सूची जो ये राज्य सूची जो है उस पर केवल राज्य बनाता है कानून, परंतु कहीं कहीं केंद्र भी बना सकता है। राज्य सूची पर जो क्या लॉ मतलब कानून, कानून केंद्र भी बना सकता है, केंद्र भी बना सकता है, बशर्ते वह बिल 2/3 बहुमत से पास हो, ठीक है। बशर्ते वह सदन में, बशर्ते वह क्या सदन में बशर्ते वह सदन में 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, 2/3 बहुमत से पास हो। 1 साल के लिए बनाया जा सकता है, पास हो, और 1 साल बढ़ाया भी जा सकता है उस कानून को, ठीक है। चलिए बताइए जल्दी से, ये शक्ति स्थायी है या अस्थायी है गुरुजी? ये स्थायी शक्ति है इसकी। राज्य सूची पर कानून केंद्र भी बना सकता है, बशर्ते वह सदन में, किस सदन में, राज्यसभा में, लोकसभा में 2/3 बहुमत से वो पास होना चाहिए। तो राज्य सूची पर भी, राज्य सूची के विषय, जैसे ना कोई राज्य सूची का विषय है जो देश के लिए बड़ा जरूरी है, जो देश की एकता और अखंडता के ऊपर बात कर रहा है, तो भैया फिर क्या होगा, फिर तो केंद्र का उस पर बनाएगा नियम, परंतु हाँ 2/3 बहुमत का इसमें प्राप्त होना चाहिए। 2/3 बहुमत का अर्थ क्या है भाई, किसी चीज को 3 भागों में बांट लो, जैसे 100 को तुम लोगों ने 3 भागों में बांटा तो कितना आएगा, 33 33 33 आएगा ना, 33.33 33। तो बच्चा इसका 2 भाग यानी 66.66% अगर कोई भी बिल को प्राप्त हो रहा है, तो कोई भी बिल को नहीं, मतलब राज्य सूची के बिल को प्राप्त हो रहा है, तो वो आराम से केंद्र भी पास कर सकती है, फिर राज्य इसमें कुछ नहीं कर सकता है। सब लोग ध्यान रखेंगे। पहला तो शक्ति ये हो गया। दूसरा क्या हम लोग पढ़ लेते हैं, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत इन लोगों को, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत इन लोगों को, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाएं, क्या मेरा बच्चा, अखिल भारतीय सेवाएं, जरा अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं कमेंट करेंगे, जल्दी से बताइए। अखिल भारतीय सेवाएं अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, सब लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेगा, ठीक है। सब लोग ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय, जब 1 साल बाद हट जाएगा तो स्थायी कैसे हुआ, 1 साल बाद और उसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और हमने शक्ति को स्थायी बोला है, हमने शक्ति को बोला है, शक्ति द्वारा बनाए गए नियम को स्थायी नहीं बोला है। थोड़ा सा सेंस लगाकर समझो बच्चा, मुझे पता है कि आप कौन है, नाम बदल कर आप आए हैं, परंतु समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है।
समझिएगा बात को एकदम, बहुत साधारण सी बात है कि शक्ति स्थायी होने की अर्थ क्या है। शक्ति अर्थात कोई भी नियम पर अगर ये 2/3 बहुमत से हो तो उसको पास कर सकते हैं। उस नियम को स्थायी मैं नहीं बता रहा हूं, मैं इनकी शक्ति को स्थायी बता रहा हूं। ये शक्तियां स्थायी हैं, ऐसा नहीं है कि किसी एक विषय के लिए हो गया दूसरे के लिए नहीं। राज्य सूची के प्रत्येक विषय जो देश की एकता और अखंडता से संबंधित है वो ध्यान रखिए ऐसा रहे, ठीक है, समझे बोलो सब लोग। ऑल इंडिया सर्विसेज यानी वेरी गुड, अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं। अच्छा ये होते क्या है, अखिल भारतीय सेवाएं है क्या? जैसे अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाएं लागू करने का काम भी राज्यसभा का है। जैसे क्या क्या अखिल भारतीय सेवाएं क्या क्या होती हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा, आप लोग तो तैयारी करते हो उसी चीज का, बहुत सारे लोग तो तैयारी करते होंगे। जैसे IAS, जैसे IPS, जैसे IFS है ना, IPS, IFS, जरा इन तीनों का फुल फॉर्म बताएंगे सब बच्चे। IAS ईद लग रहा है ना, मिला दो ऐसे, मिला दो भैया। IAS, IPS एंड IFS, इन तीनों का जरा जल्दी से फुल फॉर्म बताइए सब लोग। इन तीनों का जरा जल्दी से सब लोग फुल फॉर्म बताइए फटाफट, बिना बात किए, बिना कोई फालतू बात किए आप लोग जल्दी से इन तीनों का क्या बताओगे, जल्दी से इन तीनों का IAS, IPS, IFS। जो बच्चे बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे वो भी कमेंट करेंगे, वो भी कमेंट करेंगे मेरे दोस्तों, वो भी कमेंट करेंगे, सब लोग ध्यान रखना, जल्दी जल्दी फटाफट सब लोग जल्दी जल्दी करिए। फटाफट सब लोग बताएंगे। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, फटाफट सब लोग कमेंट कर दीजिएगा, सब लोग फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। इंडियन पुलिस सर्विस, वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया, क्या बात है रामकृष्ण जी, बहुत बढ़िया। भारतीय विदेश सेवा, बहुत अच्छे, फॉरेन सर्विस। तो सब लोग याद रखिएगा बच्चा, यहां पर हम लोग का राज्यसभा से संबंधित संपूर्ण महत्वपूर्ण जो टॉपिक था वो समाप्त हुआ। आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा जल्दी जल्दी सब लोग घर पे। आज के लिए पॉलिटी के सेक्शन में इतना ही।